Hello everyone, welcome back. Let us continue part 2 of chapter 12 friction. In previous video we discussed about friction and how it depends on nature of surfaces in contact. In this video we will discuss the cause of friction and its dependence on how hard we press the two surfaces in contact, and about static friction and sliding friction. Let us start the video. तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो फ्रिक्शन है वो क्या होता है और ये किस तरह से डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस पे। मीन्स अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन जो है वो कम होगा। अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉजेज़ ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण क्या होते हैं। तो फ्रिक्शन इज़ कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज़ ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो फ्रिक्शन का कारण क्या है? फ्रिक्शन का कारण है इरेगुलरिटीज़ जो कि दो सरफेसेस पे होती है जो आपस में कांटेक्ट में है। तो इरेगुलरिटीज़ से आप क्या समझते हैं? इरेगुलरिटीज़ का मीनिंग है अनइवन सरफेसेस। एक सरफेस होता है इवन स्मूथ सरफेस और एक होता है अनइवन जो स्मूथ नहीं होता। उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इरेगुलरिटीज़ जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो इवन दो सरफेसेस विच अपीयर वेरी स्मूथ have a large number of minute irregularities on them। ऐसे सरफेस जो हमें देखने में तो स्मूथ लगते हैं लेकिन उन सरफेसेस पे भी क्या होती हैं? छोटी छोटी जो है वो इरेगुलरिटीज़ जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। जिस तरह से आपको देखो ये टेबल दिखाई हुई है यहाँ पे और यहाँ पे आपको बुक दिखाई हुई है जिसके सरफेस देखने में तो आपको क्या लग रहे हैं? स्मूथ लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है देखने से जैसे बुक का सरफेस भी क्या है? स्मूथ है, किसी तरह की कोई इरेगुलरिटीज़ इनमें प्रेजेंट नहीं है। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि इनके सरफेसेस के ऊपर भी इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं एज शोन हेयर। ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है। बुक के सरफेस के ऊपर भी इरेगुलरिटीज़ हैं और टेबल के सरफेस के ऊपर भी इरेगुलरिटीज़ जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो ये आपको सरफेस इरेगुलरिटीज़ जो है वो यहाँ पे बताई गई हैं। तो फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है इरेगुलरिटीज़ पे जो दो सरफेस के बीच में हैं। इरेगुलरिटीज़ ऑन द टू सरफेसेस लॉक इनटू वन अनदर। ये जो दो सरफेसेस के बीच में इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं ये आपस में क्या हो जाती हैं? लॉक हो जाती हैं, आपस में एक दूसरे के अंदर जो है वो फिक्स हो जाती हैं। एंड व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। और अगर हमें इस सरफेस के ऊपर मूव करना होता है, हम कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ इस सरफेस के ऊपर मूव करे तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है ताकि वो जो इंटरलॉकिंग है उसको हम ओवरकम कर सकें। जो आपस में दोनों सरफेस की इरेगुलरिटीज़ के बीच में इंटरलॉकिंग हो गई है उसको ओवरकम करके ही हम किसी भी चीज़ को उस सरफेस पे मूव कर सकते हैं और उसके लिए फिर हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ऑन रफ सरफेसेस देर आर लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज़। और जो सरफेस रफ होते हैं उन पे इरेगुलरिटीज़ भी जो है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर इफ़ ए रफ सरफेस इज़ इन्वॉल्व। इसलिए अगर रफ सरफेस है तो वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे इरेगुलरिटीज़ क्या हैं? ज़्यादा है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें फोर्स भी जो है वो ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। वी सी दैट द फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ इन द टू सरफेसेस। तो फ्रिक्शन जो है उसका कारण क्या है? उसका कारण ही है कि जो दो सरफेस कांटेक्ट में हैं उनमें जो इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं उनकी इंटरलॉकिंग की वजह से ही फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होता है। इट इज़ ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्डर। तो क्लियर है कि अगर दो सरफेस आपस में ज़्यादा प्रेस होंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जो है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इसको अपनी डेली लाइफ के एक्सपीरियंस से। आपने नोट किया होगा बाय ड्रैगिंग ए मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट। जब कोई भी पर्सन मैट के ऊपर नहीं बैठा हुआ है, आप जब उसे ड्रैग करते हैं तब आपको फोर्स कम लगाना पड़ता है, और अगर कोई पर्सन उस मैट के ऊपर बैठा हुआ है तब आप ड्रैग करेंगे तो आपको फोर्स क्या लगाना पड़ेगा? ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर दो पर्सन या दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में हैं वो हार्डर प्रेस हैं, आपस में ज़्यादा क्लोजली कांटेक्ट में हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसी तरह से रिकॉल करिए अपना एक्सपीरियंस व्हेन लास्ट टाइम यू मूव्ड अ हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपने कभी ना कभी किसी हैवी बॉक्स को जो है वो एक जगह से दूसरे ले जाने जगह पर मूव करने के लिए जो है वो उसे पुश किया होगा। इफ़ यू हैव नो, जैसे आपको फिगर में दिखाया गया, ये बॉय जो है वो हैवी बॉक्स को जो है वो पुश कर रहा है।
तो आपने भी इस तरह से कभी ना कभी किया होगा। अगर नहीं किया है तो आप इसे करके देखें, तो आप बताएंगे इसको पुश करने के बाद व्हाट इज़ ईजियर, क्या जो है वो ईजी है। टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट पोजिशन से बॉक्स को मूव करना ईजी होता है, और टू मूव इट व्हेन इट इज़ ऑलरेडी इन मोशन, या तब इजी होता है जब ये ऑलरेडी क्या है, मोशन में है। तो आप अगर इसे पुश करके देखें एक हैवी बॉक्स को, और आप बताएं कि रेस्ट पोजीशन पे जब ये था तब आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ा, या जब ऑलरेडी ये मूव कर रहा था तब आपको इस पर ज़्यादा फोर्स जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। तो आप देखोगे कि जब ये रेस्ट पोजीशन पे था तब आपको लिटिल बिट ज़्यादा फोर्स जो है वो अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन जब ये ऑलरेडी इन मोशन में है तब आपको इतना फोर्स उस पर अप्लाई करना नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है, इसको देख लेते हैं हम। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज ए मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो वो फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने पर, रेस्ट पोजीशन से उसको मूव करने के लिए जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो क्या है, वो क्या मेजर कर रहा होता है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो जो हम ऑपोजिट जो उसको मूव करने में जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज ए मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दूसरी तरफ जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है तब जो फोर्स लग रहा होता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ताकि वो सेम स्पीड से जो है वो मूव करती रहे। तो फ्रिक्शन भी जो है यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन दिए हुए हैं। तो एक टाइप फ्रिक्शन का हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे दिस इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। अनदर टाइप आपको फ्रिक्शन का दिया हुआ है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो दूसरा टाइप यहाँ पे हो गया फ्रिक्शन का कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है हम किसे कहते हैं। तो दो तरह की फ्रिक्शन हो गई है, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमने किसको कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है उसको मूव करने के लिए जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो किसको मेजर कर रहा है, वो मेजर कर रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन को। और दूसरी तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इन मोशन में है और तब जो फोर्स जो है वो लग रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इस तरह से फ्रिक्शन की भी टू टाइप्स आपको यहाँ पे बता दी गई हैं। तो व्हेन द बॉक्स स्टार्ट्स स्लाइडिंग, the contact points on its surface do not get enough time to lock into the contact point on the floor. So the sliding friction is slightly smaller than the static friction. तो आपने देखा है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसमें ज़्यादा फोर्स लग रहा है, जबकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो है वो कम फोर्स लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग, कि जब हम बॉक्स को स्लाइड करना शुरू करते हैं तो उसके जो कांटेक्ट पॉइंट्स हैं उनको इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो फ्लोर के कांटेक्ट पॉइंट के साथ लॉक हो सकें, क्योंकि ऑलरेडी जो बॉक्स है वो स्लाइडिंग में है, मोशन में है, तो उसके कांटेक्ट पॉइंट जो है वो ऑलरेडी जो है वो लॉक नहीं है फ्लोर के कांटेक्ट पॉइंट से। इसलिए जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। एंड यू फाइंड इट समवट ईजियर टू मूव द बॉक्स ऑलरेडी इन मोशन दैन टू गेट इट स्टार्टेड। इसलिए ऑलरेडी जो मोशन में बॉक्स है उसे मूव करना हमारे लिए ईजी होता है, जबकि जो बॉक्स रेस्ट पोजिशन में है उसको मूव करना हमें डिफ़िकल्ट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो ज़्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। तो ये तो था, आपको दो तरह के फ्रिक्शन यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे फ्रिक्शन और नेसेसरी ईवल। फ्रिक्शन जो है वो एक नेसेसरी ईवल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए नेसेसरी भी है और ईवल भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। Recall now some of your experiences. Is it easier to hold a cooler earthen pot or a glass tumbler? क्या एक ग्लास टम्बलर को होल्ड करना ईजी होता है? सपोज द आउटर सर्फेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीसी और हैज़ ए थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट, वुड इट बिकम ईजियर और मोर डिफ़िकल्ट टू होल्ड इट? अगर ग्लास टम्बलर जो है उसके आउटर सरफेस पे कुकिंग ऑयल लग जाए या ग्रीस सी लग जाए तो क्या उसको होल्ड करना हमारे लिए आसान होगा? जस्ट थिंक, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन? और ये भी आप इमेजिन करिए कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या हम ग्लास को होल्ड कर सकते हैं? क्या उसको पकड़ना हमारे लिए आसान होगा? आपने देखा है कि अगर ग्लास के आउटर सरफेस पे हम ऑयल लगा दें तो ग्लास जो है वो हमारे हाथ से स्लिप हो जाता है और नीचे गिर जाता है।
तो हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। इसका मतलब ऑयल लगाने से ऑयल ने क्या काम किया, ऑयल ने फ्रिक्शन को कम कर दिया, और जिसकी वजह से फ्रिक्शन लेस होने की वजह से ग्लास जो है वो हमारे हाथ से स्लिप होके गिर गया। तो अगर फ्रिक्शन बिल्कुल ही ना हो तो हम ग्लास को क्या पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे। तो फ्रिक्शन जो है वो ग्लास को होल्ड करने के लिए नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से आपको नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू मूव ऑन ए वेट मडी ट्रैक। अगर कोई वेट मडी ट्रैक है उस पर हमारे लिए चलना कितना डिफ़िकल्ट होता है, या वेट मार्बल फ्लोर है तो क्या हम उस पर चल सकते हैं, हमारे लिए वो चलना क्या डिफ़िकल्ट होता है या ईजी होता है। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन। तो क्या इमेजिन कर सकते हैं आप कि अगर फ्रिक्शन ना हो, मतलब बिल्कुल स्लिपरी ही हो जाए, या वहाँ पे वेट हो, या सोप सॉल्यूशन गिरा हो, या ऑयल गिरा हो, तो क्या हम उस फ्लोर पे चल सकते हैं, नहीं, हम स्लिप हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं। तो अगर बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या हम वॉक कर पाएंगे, नो, हम वॉक नहीं कर पाएंगे। यू कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन। आप जो नोटबुक पे लिखते हैं पेन से या पेंसिल से, वो भी किस वजह से लिख रहे हैं आप, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन बिल्कुल ही ना हो तो आप पेन या पेंसिल से नोटबुक पे नहीं लिख पाएंगे। इसी तरह से आपका जो टीचर है जो ब्लैक बोर्ड पे चॉक से लिखता है, वो भी क्यों लिखता है, आपने नोट किया होगा कि जो ब्लैक बोर्ड का सरफेस होता है वो थोड़ा रफ होता है। अगर बिल्कुल ही स्मूथ हो जाए तो जो है चॉक से हम उस सरफेस के ऊपर नहीं लिख सकते। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन बिल्कुल ही ना हो तो ब्लैक बोर्ड पे लिखना, कॉपी पे लिखना, चलना, ग्लास होल्ड करना, सभी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएंगी, पॉसिबल नहीं होंगी। If an object started moving, it would never stop if there were no friction. अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना शुरू करता है और फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो वो कभी भी नहीं रुकेगा। आपने देखा है अगर हम एक बॉल थ्रो करते हैं फ्लोर पे तो कुछ टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाती है। क्यों स्टॉप होती है, क्योंकि फ्लोर के ऊपर और बॉल के सरफेस के कांटेक्ट में आने से जो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा है, फ्रिक्शनल फोर्स, वो उसको स्टॉप कर देता है। लेकिन अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या हो, तो वो जो बॉल है वो कभी भी स्टॉप नहीं होगी, मूव करती रहेगी। हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स एंड द रोड। अगर ऑटोमोबाइल्स के टायर में और रोड के बीच में फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा, दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड और टर्न टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ना तो हम उसे स्टार्ट कर सकेंगे, ना रोक सकेंगे, और ना ही उसकी डायरेक्शन जो है मोशन की चेंज कर पाएंगे। यू कुड नॉट फिक्स ए नेल ऑन द वॉल और टाई ए नॉट। ना तो नेल फिक्स कर पाओगे आप वॉल पे, ना ही कोई नॉट जो है वो टाई कर पाओगे अगर फ्रिक्शन ना हो। तो हम नेल जो फिक्स करते हैं वॉल पे वो भी हम करते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। ए नेल इज फिक्स्ड इन द वॉल ड्यू टू फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज़ एन ईवल। तो ये सारी बातें जो आपको बताई गई, तो क्या था कि फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी। फ्रिक्शन हमारे लिए क्या है, नेसेसरी है। फ्रिक्शन के बिना हम ये सब काम जो है वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन फ्रिक्शन ऑन द अदर हैंड, साथ ही साथ फ्रिक्शन जो है वो एक ईवल भी है। उससे जो है वो कई तरह की जो है वो प्रॉब्लम्स भी आती हैं। किस तरह से है, इट वियर आउट्स द मटेरियल्स वेदर दे आर स्क्रूज, बॉल बियरिंग्स और सोल्स ऑफ शूज़। तो जितने भी मटेरियल्स हैं वो फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाते हैं, वियर आउट हो जाते हैं, मीन्स यूजलेस हो जाते हैं, और हम उनको दोबारा से यूज़ जो है वो नहीं कर पाते हैं। उनका वो वर्किंग ऑर्डर में, वर्किंग कंडीशन में नहीं रहते हैं, चाहे वो स्क्रूज़ हों, बॉल बियरिंग्स हों या शूज़ के सोल्स हों। आपने शूज़ के सोल्स जो हैं वो देखे होंगे, ड्यू टू फ्रिक्शन जो है वो इस तरह से होल्स हो जाते हैं उसकी सोल में। तो ज़्यादा जो है वो फ्लोर से और शूज़ के सरफेस के कांटेक्ट में आने से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, सोल्स ऑफ शूज़ वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये आपको दिखाए हुए हैं शूज़ के सोल्स जो कि वियर आउट हो रहे हैं ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। यू मस्ट हैव सीन वॉर्न आउट स्टेप्स ऑफ फुट ओवर ब्रिजेस एट रेलवे स्टेशंस। तो आपने इस तरह के फुट गिरे हुए देखे भी होंगे रेलवे स्टेशंस पे जो वियर आउट हो जाते हैं। तो ये है ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैन आल्सो प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन जो है वो हीट भी प्रोड्यूस कर सकता है। विगरसली रब योर पाम्स टुगेदर फॉर ए फ्यू मिनट्स। तो आप अपनी पाम्स को कुछ मिनट्स के लिए तेज़ी से रब करो। हाउ डू यू फील, तो आपको कैसा लगेगा। आप देखो ये रब कर रहे हैं, यहाँ पे दिखाया गया आपको पाम्स को रब करते हुए। तो इस तरह से जब आपको बहुत ठंड लगती है तो आपको हम कहते हैं विंटर में हम क्या करते हैं, अपने पाम्स जो है वो रब करते हैं ताकि हमें क्या मिले, वार्म मिल सके। तो रबिंग ऑफ योर पाम्स मेक यू फील
वार्म। जब आप अपने पाम्स को रब करते हो तो आपको जो है वो वार्म मिलती है, गर्मी मिलती है। और विंटर में हम स्पेशली ऐसा करते भी हैं अपने हाथों को गर्म रखने के लिए। तो ये क्यों है? क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। और मैंने आपको बताया है जो रबिंग होती है, आपस में दोनों सरफेस कांटेक्ट में आ रहे हैं और रिलेटिव मोशन भी हो रही है हैंड्स के बीच में, तो इसको यहाँ पे कौन सा फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स, और जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है और हम वार्म फील करते हैं। व्हेन यू स्ट्राइक ए मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस इट कैचेस फायर। तो जब आप मैच स्टिक को भी रफ सरफेस के अगेंस्ट स्ट्राइक करते हो तो उसमें भी जो है ड्यू टू हीट प्रोड्यूस होती है और फायर जो है वो मैच स्टिक कैच कर लेती है। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है मैच स्टिक जो है वो किस तरह से बर्न हो रही है, क्योंकि रफ सरफेस पे आप उसको यहाँ पे जो है वो आप उसको रफ सरफेस पे जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो हीट प्रोड्यूस हो रही है और मैच स्टिक में जो है वो आग लग रही है। स्ट्राइकिंग अ मैच स्टिक प्रोड्यूसेस फायर बाय फ्रिक्शन। तो ये भी फ्रिक्शन की वजह से ही हो रहा है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ ए मिक्सर बिकम्स हॉट व्हेन इट इज़ रन फॉर ए फ्यू मिनट्स। आपने देखा होगा किचन में काम करते हुए कि जब वो मिक्सर के जार को हम काफ़ी देर तक चला लेते हैं तो वो हॉट हो जाता है। बाहर से आप अगर से टच करके देखें तो वो हॉट हो जाता है। तो इस तरह से ये हॉट क्यों हुआ है? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से जो है वो हीट प्रोड्यूस हुई है। यू कैन साइट वेरियस अदर एग्जाम्पल्स इन विच फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। और भी कई एग्जाम्पल्स जो हैं हमें देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है। इनफैक्ट व्हेन ए मशीन इज़ ऑपरेटेड हीट जनरेटेड कॉजेज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। वास्तव में एक्चुअली में है क्या? जब भी कोई मशीन जो है वो चलती है तो हीट प्रोड्यूस होती है और उसकी वजह से काफ़ी एनर्जी भी जो है वो वेस्ट होती है। तो ये सारी जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो रही है ये क्यों हो रही है? ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इसलिए हम कह देते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए नेसेसरी भी है और वो ईवल भी है। फ्रिक्शन इज़ ए, दैट्स वाई हेडिंग आपका टॉपिक का दिया हुआ है, फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी ईवल। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि हम फ्रिक्शन को किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम उसे डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।